वाराणसी जनपद के हरहुआ ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय होलापुर में अनुश्रवण के लिए उपस्थित हूँ और यहाँ पर अपने शिक्षक साथियों द्वारा एक विचार रखा गया, एक प्रश्न रखा गया कि पाठ में आ रहे कठिन शब्दों का कैसे समाधान बालक को कराया जाए। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य को कि काठिन्य निवारण कैसे किया जाए कि बालक के लिए पाठ में आए हुए कठिन शब्द उसके अपने हो जाएं, उस शिक्षक साथियों के समक्ष अनुश्रवण की प्रक्रिया में विद्यालय मॉनिटरिंग की प्रक्रिया में देखे पाठ में आने वाले कठिन शब्द का काठिन्य निवारण कैसे किया जाए, उसके विविध आयाम व्यायाम क्या हैं, शब्दों के आयाम व्यायाम क्या होते हैं और शब्दों की प्रकृति क्या होती है, यह बालक तक कैसे पहुंचाई जाए। इस पूरी समग्र चर्चा को शिक्षकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि वे बच्चों के अधिकतम हित के लिए उसका प्रयोग कर सके, इस शैली का, इस पूरी विधा का, और इससे बच्चों का अधिकतम मार्गदर्शन हो सके। हर कठिन शब्द में पहला तो इसकी वर्तनी की कठिनाई हो जाती है। पहली कठिनाई क्या है? इसकी वर्तनी, इसका स्पेलिंग देखें ना कि ये कैसे लिखा गया है। तो इसके लिए हमारे शिक्षक को उस कठिन शब्द को लिखना पड़ेगा साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में, अति लोगो, और इसका पढ़ करके और हर बच्चे को लिखवाना हुआ फिर कि हर बच्चा लिखे अपनी कॉपी पर। और जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो केवल किताब ही नहीं, कॉपी भी बच्चे को निकलवाएं। भाषा, आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, हर विषय में भाषा है और भाषा विकास का जो कार्य है वो केवल हमारे भाषा वाले शिक्षक का ही उत्तरदायित्व नहीं है, ये इतिहास पढ़ाने वाले का भी उत्तरदायित्व है। वो भाषा समृद्ध करे बालक की, क्योंकि हर विषय भाषा में लिखा हुआ है। तो जब भाषा बालक की समृद्ध आप करते हैं तो चाहे जो विषय आप पढ़ा रहे हैं वो काम हो जाता है। तो खास तौर पर जब आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं, दर्शन पढ़ा रहे हैं, राजनीति पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर आप जब पढ़ा रहे होते हैं तो उस तरह के विषयों में जो कठिन शब्द आता है, उस कठिन शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ना। जैसे आप कहते हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी, तो आप जो है कि बालक को बायो माने जीवन, लॉजी लॉगस से आया यानी अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी का मतलब बालक समझ जाएगा। वैसे आप बायोलॉजी उसको करते रहेंगे, बायोलॉजी उसको पीएचडी भी हो जाएगा। अगर बायोलॉजी का ये अर्थ नहीं बताएंगे तो उसका अर्थ उसे अंतःकरण में नहीं आएगा। इसलिए शब्द की उत्पत्ति बताना ना। तो जो अन्य विषय हैं भाषा से हट करके, उनमें प्रायः टर्म पद शब्द होते हैं। जितने ऐसे शब्द होते हैं उसकी उत्पत्ति बताई जाती है। आप किताबों के लेखन का भी तरीका देखेंगे तो उसमें शब्द की उत्पत्ति बताते हैं। तो इसलिए जितने भी शब्द आ रहे हैं उसकी उत्पत्ति जहाँ प्रासंगिक है वहाँ उत्पत्ति बताएं, और जितने भी कठिन शब्द हैं उसमें वर्तनी बताएं, फिर उच्चारण। अब देखिए, मैंने वर्तनी बता दी तो बालक लोग कॉपी भी आप निकाल लें और जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको आप भी लिखें ना। और फिर बीइंग ए टीचर, आप केवल यहाँ लिख दिए इतने संतुष्ट मत होइए। आप क्या करें, अंतिम बच्चे के पास तक पहुँचे और उसको देखें कि उसने जो है कि कॉपी में वो लिखा कि नहीं लिखा। और फिर वहाँ जो शब्द है अति लोभो, बोलो अति लोभो, अति लोभो। हाँ, अब तुम अतिकरण कर पा रहा है कि नहीं। भले कक्षा का छात्र सक रहा है, आप वहां तक सुविधाजनक तरीके से नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन आप पढ़ाते समय बालक के पास तक जाएं और उसका देखें उसने वो शब्द सही लिखा है कि नहीं, वो लिख पा रहा है कि नहीं, वर्तनी वो सही लिख पाया कि नहीं, उच्चारण उसका उसके पास अपने कान करके सुने कि वो सही उच्चारण कर पा रहा है कि नहीं। यानी आपने काठिन्य, मैं बता रहा हूँ कठिनाई कहाँ कहाँ है। काठिन्य निवारण तभी तो होगा जब आप कठिनाई का समाधान करेंगे। कठिनाई क्या है?
वर्तनी की कठिनाई है बालक को, उच्चारण की कठिनाई है। फिर अब अति जो है कि अभी हमने वर्तनी किया, अभी हमने उच्चारण किया, अब अति का मतलब उसको बताओ। अति माने क्या है? अति माने बेटा क्या है? कुछ किसी को पता है? अच्छा, ये अब अति का अर्थ बच्चे नहीं जान है। अब अति का अर्थ बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, अति की भली न बरसना, अति की भली न चूक, सुने हो? कोई इस दोहे को सुना है? अति की भली न बरसना, अति की भली न धूप, अति की भली न बोलना, अति की भली न चूप। यानी अति माने अत्यधिक, अति की भली न बरसना, अत्यधिक वर्षा होना, और अति की भली न धूप यानी बहुत ज्यादा धूप हो, बहुत ज्यादा वर्षा हो तो क्या अच्छा होता है? बरसना भी जरूरी है, धूप भी जरूरी है, लेकिन अत्यधिक वर्षा होती तो क्या हो जाता है? बाढ़ हो जाती है। अत्यधिक धूप होती है तो सूखा पड़ जाता है। तो कवि ने क्या कहा है? अति की भली न बरसना। अति आ रहा है ना? अति माने क्या हुआ बेटा? ज्यादा, जरूरत से ज्यादा को अति नहीं कहते हैं। सर ने जैसे कहा कि अब जैसे गांव की भाषा में आप क्या बोलते हो? अति कह दिए है ना, तो अति कह दिए है ना, ये जल्दी से पकड़ में आई हुआ ना कि बहुत अति कह दिए है यार, अब तो शांति रखा। तो ये जो कहते हैं ये क्या है बेटा? बहुत ज्यादा, यानी जरूरत से ज्यादा जब कोई चीज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? अति ना। तो अब समझ गए अति। अब लोभो यानी लोभ, लोभ यानी लालच। तो यहाँ बेटा इस तरह से अब देखिए, शब्द को समझने के लिए, समझाने के लिए हमें उसके प्रासंगिक अर्थ तक बालक को ले जाना होगा। अब हमने क्या किया? क्या हम कह रहे हैं? एक तो है अर्थ और दूसरा क्या है? प्रासंगिक अर्थ। प्रासंगिक अर्थ, अर्थ का मतलब ये कि जैसे मैं कह रहा था अति मैं कह रहा था अति का अर्थ, देखिए अति का अर्थ क्या है? अर्थ है जरूरत से ज्यादा। लेकिन प्रासंगिक अर्थ क्या है? प्रासंगिक अर्थ जैसे मैंने उदाहरण दिया, अति की भली न बरसना, अति की भली न धूप, वो वाला। और फिर हमने जो है कि आप लोगों को लाल बहादुर सर ने याद दिलाया कि अति कह दिए है गांव वाली भाषा के अनुसार, तो वहां पर वे आपने एक प्रसंग पा लिया, तब अर्थ आप समझ गए। और अब प्रासंगिक अर्थ दो होते हैं, एक प्रासंगिक अर्थ लिए गए उदाहरण से, लिए गए जो हमने शिक्षक होने के कारण ले लिया कहीं से उदाहरण, और एक दिए गए उदाहरण से। ठीक है, एक लिए गए उदाहरण से और दूसरा अब दिए गए उदाहरण कहाँ है? दिए गए उदाहरण किताब में है। अब हम देखें ये अति वाला शब्द किताब में कहाँ आया, किस प्रसंग में आया? तो वो जो है दिया गया उदाहरण हो गया। प्रासंगिक पक्ष है भाषा समाधान का, वो क्या है? वो है व्याकरणिक पक्ष। व्याकरण क्या है? व्याकरण में जो है कि वो अगर शब्द है तो शब्द में जो है वो क्या है? वो क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, वो क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो ये बालक को बताना होगा। और उसके बाद अगर जो है कि वह जब प्रसंग से रिलेटेड है तो प्रसंग में फिर उसका रस क्या है, छंद क्या है, रूप क्या है, रंग क्या है, संस्कृत में जब जा रहे हैं विभक्ति क्या है, तो ये सब जब आप जो है सोचते हैं काठिन्य निवारण शब्द का अर्थ बता दिया, समाधान हो गया। वो शब्द बालक का शब्द जब तक न हो जाए, एप्लीकेशन में जब तक आने लायक न हो जाए, तब तक आप न माने कि शब्द का काठिन्य निवारण हो गया। शब्द का काठिन्य निवारण तब माना जाएगा पूर्ण, जब बालक उस शब्द को अपना बना ले। और अपना कब बना पाएगा? जब उसके ये सारे आयाम व्यायाम हो जान जाए। ये आयाम, ये क्या है? शब्द के आयाम और व्यायाम है।
जब आयाम जानेगा तो समझ जाएगा, और जब व्यायाम शब्द का जान जाएगा तो वो अनुप्रयोग कर लेगा। इसे कहते हैं शब्द के आयाम और शब्दों के आयाम और व्यायाम तैयार कराने को ही हम क्या कहते हैं? काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण, ये बात है। ये क्या है कि काठिन्य निवारण का जो पूरा मसला मैंने आयाम व्यायाम शब्दों का बताया, उससे मुझे अब लगता है कि आप बीइंग ए टीचर, आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया होगा कि जब कठिन शब्द बालकों की समक्ष आ रहा है पाठ में, तो उस शब्द को कैसे बालक तक ले जाएं, कैसे शब्दों के आयाम और व्यायाम कराएं कि बालक के लिए हर कठिन शब्द उसका अपना शब्द हो जाए, वह अपने भाषा का अपना संदर्भ बना सके, अपनी बात कह सके ना। तो जब तक बालक कठिन शब्द को अपने अंतःकरण में उतारने लायक नहीं कर लेता है, तब तक आप ये ना माने कि काठिन्य निवारण हो। काठिन्य निवारण का मतलब ये है कि शब्द बालक का अपना हो जाए ना। ये तब होगा जब उसके आयाम यानी ये सारे पक्ष, व्याकरण पक्ष और व्यायाम अनुप्रयोगात्मक पक्ष करा लेते हैं, तो शब्द बालक का। ठीक है, ठीक है।